हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो हमने पिछला पाठ पढ़ा था स्मृति और विस्मृति वाला, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार, काइंड्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित प्रकार की स्मृतियों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहली है तत्कालीन स्मृति, जिसे कहते हैं इमीडिएट मेमोरी। क्या होती है इमीडिएट मेमोरी? किसी विषय या तथ्य को याद करके तत्काल सुना देना तत्कालीन स्मृति होता है। इस प्रकार की स्मृति में विस्मरण की संभावना अधिक होती है। तत्कालीन स्मृति, जैसे कि बच्चों को किसी आपने कुछ याद करवाया और तुरंत खड़ा करके उसे पूछ लिया कि मैंने क्या पढ़ाया है, तो तत्काल वो बता देता है कि आपने ये पढ़ाया है, तो उसे तत्कालीन स्मृति कहते हैं। परंतु इसमें विस्मरण की संभावना बहुत अधिक रहती है, बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, तो इस स्मृति में विस्मरण की संभावना अधिक रहती है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्थायी स्मृति। क्या होती है इसमें स्थायी स्मृति? परमानेंट मेमोरी से कहते हैं जब व्यक्ति या बालक को याद की हुई बातें बहुत अधिक समय तक याद रहती हैं, तो ऐसी स्मृति को स्थायी स्मृति कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति बालकों में अधिक देखने को मिलती है। जब हमने कोई चीज याद की, चाहे बालक ने किसी भी चीज को याद किया और उससे ज्यादा लंबे समय तक की बातें याद रहें, तो उसे स्थायी स्मृति कहते हैं। जैसे खेलने वाली बातें, किसी अगर बच्चे को कोई खेल सिखा देते हैं तो वो खेल उन्हें लंबे समय तक याद रहता है, तो वो उनकी स्थायी स्मृति में आ जाता है। व्यक्तिगत स्मृति, पर्सनल मेमोरी किसे कहते हैं? बीते हुए समय में अपने अनुभवों का पुनः स्मरण व्यक्तिगत स्मृति कहलाता है। जैसे किसी घटना को देखकर किसी व्यक्ति को अपने बीते हुए समय के किसी अनुभव का याद आ जाता है, से पर्सनल मेमोरी कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अपने बारे में सोचता है, मतलब अपनी शरीर से जुड़े अपने से जुड़े जितने भी उसके पूर्व अनुभव होते हैं, उसके बारे में जब कोई व्यक्ति सोचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। अगला पॉइंट है अव्यक्तिगत, जिसे इम्पर्सनल मेमोरी कहते हैं। जब स्वयं के अनुभवों के अतिरिक्त अन्य किसी मित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि के माध्यम से प्राप्त अनुभवों का पुनः स्मरण करते हैं, तो इसे अव्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज है जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जुड़ी हुई है, तो उस चीज को देख के अगर आप कोई चीज को स्मरण करते हैं तो वो अव्यक्तिगत स्मृति होती है। यानी कि व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं जो हमारी से जुड़ी हो, हमारी पर्सनल हमसे जुड़ी हो, और यदि किसी दूसरे से कोई मेमोरी जुड़ी होती है या कोई टेलीविजन पत्र, समाचार पत्र से कोई मेमोरी हमारी जुड़ी होती है, तो उसे वह अव्यक्तिगत स्मृति में आती है। अगला पांचवा पॉइंट है हमारा सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी किसे कहते हैं? सक्रिय स्मृति वह स्मृति है जिसमें इच्छा पूर्वक प्रयास करके पूर्व अनुभवों एवं याद किए हुए तथ्यों का पुनः स्मरण करते हैं। परीक्षा भवन में वर्णनात्मक निबंध लिखते समय छात्रों को उससे संबंधित तथ्यों को स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसे हम सक्रिय स्मृति कहते हैं। कि सक्रिय स्मृति में अपनी इच्छा से पूर्वक, जब हम अपनी इच्छा से अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर तथ्यों को पुनः स्मरण कर लेते हैं, तो सक्रिय स्मृति कहते हैं। सक्रिय स्मृति का जो परीक्षा भवन में हमें देखने को मिलता है, जब हम कि अपनी इच्छा से किसी चीज को याद करें, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ सोचने लगते हैं, तो वह चीज हमें याद आ जाती है, तो इसे हम सक्रिय स्मृति कहते हैं। निष्क्रिय स्मृति किसे कहते हैं? पैसिव मेमोरी। जब पूर्व अनुभवों या याद की गई बातों का बिना प्रयास के अनायास पुनः स्मरण कर लेते हैं, तो यह निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। आम को देखते ही उसके खड्डेपन का स्वतः पुनः स्मरण जाना निष्क्रिय स्मृति कहलाता है। तो निष्क्रिय स्मृति किसे कहते हैं? जिसमें अनायास ही हमें कोई चीज याद आ जाती है। जैसे कि लीची को देखकर हमें ये पता याद आ जाता है कि ये मीठी होती है, कि इसका स्वाद क्या होता है, और आम को देखते ही उसके खट्टेपन का पुनः स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है कि खट्टा होता है। तो ये निष्क्रिय स्मृति कहना जाता है कि निष्क्रिय रूप से, जिसकी हमें जरूरत भी ना हो, अनायास कोई भी चीज हमें याद आ जाती है, तो ऐसी चीजें निष्क्रिय स्मृति के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला होता है यांत्रिक स्मृति, रोट मेमोरी किसे कहते हैं? किसी विषय या तथ्य को बिना समझे रट लेना, ध्यान दीजिएगा, रट लेना तथा बाद में उसका पुनः स्मरण कर लेना यांत्रिक स्मृति आता है। उदाहरण अंकगणित के जो पहाड़े होते हैं उन्हें रटना। ठीक, जब हम रट के किसी चीज को याद करते हैं तो वो यांत्रिक मेमोरी के अंतर्गत आता है। उसे बिल्कुल भी समझना नहीं, सिर्फ रट लेना और उसे याद कर लेना, और पुनः स्मरण भी उसे हम याद, मतलब कि अभी हमने कोई चीज रटी और बाद में जाके किसी को वो चीज सुना दी, पुनः स्मरण उसका कर लिया, तो ये आंतरिक स्मृति के अंदर आता है। अगला है तार्किक स्मृति कहते हैं, लॉजिकल मेमोरी। जब कोई व्यक्ति या बालक
किसी विषय वस्तु को सोच समझकर या तर्क करके सीख लेता है और उसे स्मरण कर लेता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः स्मरण कर लेता है। इस प्रकार की स्मृति को तार्किक या बौद्धिक स्मृति कहते हैं। ये बहुत अच्छी स्मृति होती है जब हम तर्क के आधार पे सोच समझ के किसी चीज को सीखते हैं, किसी विषय वस्तु को समझते हैं, तो एक तार्किक स्मृति के अंदर आता है। तार्किक स्मृति में जब हम किसी को याद करते हैं तो वह हमें उस चीज का लंबे समय तक स्मरण भी रहता है। अगला पॉइंट है आदत स्मृति क्या होती है, हैबिट मेमोरी। जब कोई व्यक्ति या जब कोई बालक या व्यक्ति किसी विषय को बार बार दोहराता या याद करता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी प्रयास के शीघ्र याद आ जाती है। इस प्रकार की स्मृति को आदत स्मृति कहते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों जो हमने बचपन में रटे होते हैं या फिर हमें बार बार बताए गए होते हैं, तो वो चीज़ें अनायास ही हमें याद आ जाती है, वो हमें आदत स्मृति में जुड़ जाती हैं। ऐसे बहुत से आपके ये भी सेंटेंस होंगे जो आपको याद होते होंगे, जो आपको कभी भूलते नहीं होंगे, तो ये आदत स्मृति के अंदर आते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं भी होती हैं। अगला है इंद्रिय अनुभव स्मृति, इसे कहते हैं सेंस इंप्रेसिव मेमोरी। जब किसी विषय वस्तु, तथ्य या विचार को इंद्रियों के अनुभव के फलस्वरूप पुनः स्मरण करके पहचानते हैं तो इसे इंद्रिय अनुभव स्मृति कहते हैं। उदाहरणतः आंख बंद करके किसी वस्तु को छूकर, चखकर या सूंघकर बताना। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपके सामने कोई मीठी चीज रख दी जाए और आप सूंघ के बता दें कि हाँ वो कोई मीठी चीज है, कोई भी ऐसी चीज है जो मीठी चीज है, फिर छू के आप बता दें एग्जैक्ट कि वो यही चीज है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पहले देख चुके हैं। जैसे आपने जलेबी पहले खाई होगी तो आप जानते हैं जलेबी मीठी होती है, गोल होती है, चिपचिपी होती है, तो आप उसे छूकर सूंघकर पहचान सकते हैं। ठीक, जैसे कोई खट्टी चीज आप छूकर सूंघकर पहचान लेते हैं, तो ये हमारी इंद्रिय अनुभव स्मृति के अंदर आते हैं। जब हम किसी चीज को बिना देखे, बिना सोचे, सिर्फ सूंघकर या अपने इंद्रियों से अनुभव करके उसे बता देते हैं कि हाँ ये चीज है या इससे ये चीज ऐसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसके गुण ये हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शारीरिक स्मृति, ये कहते हैं फिजिकल मेमोरी। जब किसी कार्य को बार बार करते हैं तो शारीरिक अंग उस कार्य को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं और उस कार्य को करने में कोई त्रुटि नहीं करते हैं। इस प्रकार की शारीरिक अभ्यास को शारीरिक स्मृति कहते हैं। उदाहरण, टाइप करते हुए उंगलियों की स्वतंत्रता पूर्वक ठीक ठीक शब्दों पर पढ़ना। जब हम टाइपिंग बहुत समय तक टाइपिंग कर लेते हैं तो हमें देखना नहीं पड़ता है कि हमारी उंगलियां किन वर्ड्स पे हमें डालनी है, वो अपने आप ही चलने लगती हैं। जिस प्रकार जैसे इसके अंतर्गत हम खाना खाना हुआ, चलना हुआ, ये सब हमें भूलता नहीं है। ये सब शारीरिक स्मृति, यानी कि हमें हमारे अंगों को पता है कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, तो ये सब यांत्रिक स्मृति के अंदर आता है। तो अगला है दोस्तों 12, वास्तविक स्मृति क्या होती है, ट्रू मेमोरी। उपयुक्त स्मृति में यह सबसे श्रेष्ठ स्मृति है। इस प्रकार की स्मृति के विषय वस्तु को शीघ्र क्रमबद्ध रूप से याद कर लिया जाता है और याद की हुई सामग्री का क्रमबद्ध ज्ञान स्थायी रूप से बना रहता है। अवसर पड़ने पर इस विषय सामग्री का उसी रूप में शीघ्र पुनः स्मरण कर लिया जाता है। इस प्रकार की स्मृति को वास्तविक स्मृति कहते हैं। इसका शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो वास्तविक स्मृति क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को क्रमबद्ध रूप से बहुत ही अच्छे से याद कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वह विषय सामग्री हमें पुनः स्मरण हो जाती है, तो उसे हम वास्तविक स्मृति कहते हैं, ट्रू मेमोरी कहते हैं। और ये सबसे अच्छी स्मृति, उपयुक्त स्मृति मानी जाती है। अगला है हमारा स्मरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग। प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग क्या होती है, यानी कि स्मरण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें एक चार्ट बना हुआ है जिसमें जो सबसे आउटर लाइन है, सबसे बाहरी आवरण है, उसे दिखाया गया है चेतन मन। ठीक, उसके अंदर वाला जो लाइन है, इनर लाइन जो है, उसे अर्धचेतन, और उससे अंदर वाला जो इनर लाइन है सबसे, उसे अचेतन मन दिखाया गया है। तो क्या होता है ये, कोई भी चीज जब हम याद करते हैं तो पहले वह हमारे चेतन मन में, कुछ दिनों बाद फिर अर्धचेतन मन में, और कुछ दिनों बाद वह अचेतन मन में चली जाती है। ठीक, तो आइए इसके बारे में आगे हम और देखते हैं डिटेल में। देखिए, स्मरण की प्रक्रिया की व्याख्या मन के आधार पर की जा सकती है। मन एक मनोवैज्ञानिक का नाम भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो वहाँ यहाँ पे मन मनोवैज्ञानिक की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मन की बात की गई है, जो हमारा सोचने स्मृति करने वाला जो मन होता है, उस मन की बात की गई है। मन के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है चेतन स्तर, अर्धचेतन स्तर और अचेतन स्तर। जब बालक बाह्य पर्यावरण से अपनी इंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वह सर्वप्रथम उसके चेतन मन में एकत्रित होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ी, सीखी या देखी, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, आपके
चेतन मन में, चेतन मन में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। समय के साथ साथ वह विषय वस्तु अर्धचेतन मन में स्थानांतरित हो जाती है। जब समय बीतता जाएगा तो आप उस चीज़ को जब याद नहीं करेंगे, उस चीज़ को फिर से दोहराएंगे नहीं, तो वह धीरे धीरे आपके अर्धचेतन मन में चली जाएगी। इस प्रकार नवीन विषय वस्तु चेतन स्तर पर धारित रहती है, जबकि अपेक्षाकृत पुरानी विषय वस्तु स्थानांतरित होकर अर्धचेतन स्तर तक पहुंच जाती है। यानी कि जो भी आप तत्कालीन सीखते हैं वह कहाँ रहता है, आपके चेतन मन में, और समय के साथ साथ धीरे धीरे आप उसका स्मरण नहीं करते हैं तो वो आपके अर्धचेतन मन में पहुंच जाता है और वहीं पर धारित रहती है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों द्वारा चेतन स्तर तक विषय वस्तु के पहुंचने की घटना सीखना कहलाती है, और यही विषय वस्तु जब चेतन से अचेतन स्तर में स्थायी हो जाती है तो उसे धारण करना कहते हैं। जब यह चेतन मन में या अर्धचेतन मन में स्थायी हो जाती है तो उसे हम धारण करना यानी कि रिटेंशन कहते हैं। जब शिक्षार्थी से कोई प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न का संबंध उसके मस्तिष्क में उपस्थित बहुत सी विषय वस्तु में से किसी एक विषय वस्तु से होता है। यानी कि जब विद्यार्थी से, शिक्षार्थी, बालक से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले वह सोचता है कि ये प्रश्न से रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वह सोचता है और उसके बाद अब शिक्षार्थी मस्तिष्क में उपस्थित विषय वस्तुओं के प्रसन्नगत विषय वस्तु को अलग करता है। फिर वह छांट लेता है कि उसके दिमाग में इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है और फिर वो उसका जवाब देता है। अलग करने की यही घटना पहचान के नाम से जानी जाती है। जब वह किसी चीज से वस्तु को क्वेश्चन से रिलेट कर लेता है, मतलब जोड़ लेता है या अलग कर लेता है, तो पहचान कहते हैं। जैसे कई सारी चीज़ें रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से लाल रंग की चीज़ कौन सी है, तो आप लाल रंग जानते हैं कैसा होता है, आप उस लाल रंग की विषय वस्तु को पकड़ के उठाते हैं, तो इसे हम पहचान करना कहते हैं। तो जैसे बच्चा कोई चीज़ बताए तो उसे पहचान करना कहते हैं। पहचान की गई विषय वस्तु को जब शिक्षार्थी अपने शब्दों में व्यक्त कर देता है तो उसे पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विशेष देखते हैं। स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है। क्या कहा है? स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है। नेचर ऑफ रिमेम्बर इज रिप्रोडक्टिव, यानी कि पुनरुत्पादक का मतलब होता है कि पुनः उत्पाद करना, यानी कि किसी चीज का उत्पादन हो रहा है और उसे दोबारा से मतलब उसी रूप में उत्पादन करते रहना ही पुनरुत्पादन कहलाता है। आगे देखते हैं। इस विचारधारा के समर्थक एबिंगहॉस हैं। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी को जो कुछ सिखाया जाता है वह उसमें बिना हेर फेर किए याद रखता है। ठीक, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है। नेचर ऑफ रिमेम्बर इज कंस्ट्रक्टिव। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? बार्टलेट हैं। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु का पुनः स्मरण ठीक उसी रूप में नहीं करता बल्कि उसमें कुछ हेर फेर करके याद रखता है। दोनों विचारधाराओं की तुलना करने पर हम यह पाते हैं कि स्मृति का स्वरूप मुख्यतः रचनात्मक होता है। देखिए, पहली विचारधारा जो एबिंगहॉस मानते हैं, विधाओं इसका समर्थन करते हैं, उसके अनुसार ये कहा गया है कि ये जो बच्चों को जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो और अगर हम दोबारा उससे वो चीज़ पूछें तो वो बिना उसमें हेर फेर किए, बिना अपना कुछ मिक्स किए हमको वैसे का वैसा बता देता है। ये पहली विचारधारा है जिसका एबिंगहॉस समर्थन करते हैं। दूसरी विचारधारा जिसका बार्टलेट समर्थन करते हैं वो ये कहती है कि जब हम किसी बालक को कोई चीज़ सिखाते हैं तो वह पुनः उसका उसी रूप में हमें नहीं बताता है, मतलब सेम टू सेम वैसा नहीं बताएगा, उसमें कुछ हेर फेर करके या उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को बता देता है। इसको कहा गया है रचनात्मक, कि अपने से कुछ रचना करके उसमें बताता है, और पहले के अनुसार कि वैसा का वैसा बता देता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस विचारधारा के समर्थक हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी विचारधारा इसमें सही है? बच्चा कुछ अपने से जोड़ ऐड करके बताता है या फिर वैसे का वैसा बता देता है? तो आप एक कमेंट में बताइएगा कौन सी विचारधारा के समर्थक आप हैं, कौन सी आपको सही लगी। अब आगे आते हैं, विस्मृति या विस्मरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है विस्मृति? विस्मरण किसे कहते हैं? फॉरगेटिंग क्या होता है? अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है, पैसिव मेंटल प्रोसेस। निष्क्रिय मतलब कि जिसमें कोई भी क्रिया न हो, प्रतिक्रिया न करे। ठीक, सीखने के बाद जैसे जैसे समय व्यतीत होता है स्मृति चिन्ह धुंधले पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, सब लोग जानते होंगे कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसे दोहराते नहीं हैं तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। सीखी हुई बात को धारण और पुनः स्मरण
करने में असफल होना ही स्मृति कहलाता है। यानी कि किसी चीज़ को हमने सीखा और पुनः स्मरण करने का प्रयास किया कुछ समय बाद और वह चीज़ हमें पुनः स्मरण नहीं हो पाई तो उसे हम विस्मृति कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। शिक्षा में स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु साथ ही विस्मृति का अध्ययन करना भी आवश्यक है, क्योंकि विस्मृति स्मृति का हेतु है। विस्मृति के अर्थ को मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो पहला है मन के शब्दों में, मैंने कहा था ना मन एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होती है विस्मृति। ये कहते हैं कि सीखी हुई बातों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी कि हमने कोई चीज़ सीखी और उसे हम फिर से पुनः स्मरण नहीं कर पाए, फिर से याद नहीं कर पाए आवश्यकता पड़ने पर, तो ये विस्मृत कहलाती है। तो फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड। दूसरा देखते हैं ड्राइवर के शब्दों में। ड्राइवर क्या कहते हैं? विस्मृति का अर्थ किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने में असफलता। यानी कि ये भी वही बात कहते हैं कि हम किसी चीज़ का अनुभव हमारा है, कोई भी हमने अनुभव लिया है, किसी चीज़ को याद किया और समय पड़ने पर हमने प्रयास किया पर वह हमें दोबारा से स्मरण नहीं हो पाई, याद नहीं आई, तो इसे हम विस्मरण कहते हैं। फॉरगेटिंग मीन्स फेलर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो or to perform an action previously learned। आगे देखते हैं। विस्मरण स्मृति का नकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष माना जाता है जो विस्मरण है स्मृति के। जब शिक्षार्थी पूर्व में सीखे गए अनुभवों को किसी कारण खो देते हैं तो उसे विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। जब शिक्षार्थी किसी विषय को स्मृति चिन्हों के सहारे सीख लेते हैं और जब यह स्मृति चिन्ह कमजोर पड़ जाते हैं तो उसे विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। यानी कि किसी शिक्षार्थी ने कोई चीज़ सीखी, स्मृति चिन्हों के द्वारा सीखी, यानी कि किसी से रिलेट करके सीखी और फिर वह धीरे धीरे वो चीज़ कमजोर पड़ गई, भूल गई, तो इसे हम विस्मरण कहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि छात्र के मस्तिष्क में सीखे गए पाठ का स्मृति चिन्ह बना हुआ होता है, अर्थात वह उसे धारण किए रहता है, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाता है, परंतु उस विषय वस्तु के संबंध में कोई संकेत मिलने पे वह उसे पुनः स्मरण कर लेता है। इस कारण से विस्मरण के दो प्रकार से होते हैं। पहला है जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का वास्तविक नाश होना होता है तो उसे चिन्ह आधारित विस्मरण कहा जाता है, ट्रेस डिपेंड फॉरगेटिंग कहा जाता है। जब कंप्लीटली वास्तविक नाश हो जाए, पूरी तरह से वास्तविक नाश हो जाता है स्मृति का, तो उसे चिन्ह आधारित विस्मरण कहते हैं। जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का नाश होना नहीं बल्कि पुनः स्मरण करते समय कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की अनुपस्थिति है तो उसे संकेत आधारित विस्मरण कहते हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हम याद करने की कोशिश करें तो हमें कंप्लीटली वो चीज़ ना भूलें, बल्कि उसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण संकेत हैं, वो हमें भूल जाए, तो इसे संकेत आधारित विस्मरण कहते हैं। स्मरण की तरह विस्मरण में दो तरह की विरोधी विचारधाराएं सक्रिय हैं। पहली क्या है? पहली विचारधारा के अनुसार विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है। इस विचारधारा के समर्थक एबिंगहॉस हैं। इस विचारधारा के अनुसार भूलने का मुख्य कारण सीखने के बाद समय बीतना है। ये कहते हैं कि समय के साथ हमें वो चीज़ भूल जाती है, मतलब समय ही एक कारण है जिसके कारण विस्मरण होता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है, यानी कि सक्रिय रूप से होती है। इस विचारधारा के समर्थक जेनकिंस, फ्रायड और इरविन है। इन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि समय का बीतना ही एकमात्र कारण नहीं होता है विस्मरण का, बल्कि समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है, यानी कि सक्रिय रूप में ही विस्मरण होता है। दो विचारधाराएं दी गई हैं। पहली में ये कहा गया है कि समय ही एकमात्र कारण होता है विस्मरण का। दूसरे में ये कहा गया है कि समय ही एकमात्र कारण नहीं होता है। हम कोई नई विषय वस्तु सीखते हैं तो वह पुरानी विषय वस्तु का स्थान ले लेती है, जिस कारण विस्मरण होता है।
मतलब समय भी माना गया है और इसको भी माना गया है कि पुरानी वस्तु के स्थान ले लेती है नई वस्तु। तो इन दो चीज़ों को माना गया है। तो पहले वाली निष्क्रिय माना गया, निष्क्रिय मानसिक क्रिया, दूसरी वाली को सक्रिय मानसिक क्रिया माना गया है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने देखा स्मृति के बारे में, स्मृति के प्रकार देखे, विस्मृति के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम विस्मृति के बारे में और डिटेल में जानेंगे। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो भी कमेंट करके आप बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।